हेलो एवरीवन। तो आज अपन क्लास 11th की जीव विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें से पहला जो अपन टॉपिक उठा रहे हैं वो है कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन। इसके अंदर बेसिकली अपन को क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि आज अपन कोशिका चक्र के बारे में पूरी डिटेल में इसकी अध्ययन करेंगे, ठीक है। कि कोशिका चक्र क्या है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा आज डिटेल जानेंगे। उसके बाद जो आने वाले लेक्चर होंगे उसके अंदर अपन कोशिका विभाजन की जो अध्ययन है वो करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर सूत्री विभाजन वगैरह ये है, ठीक है। तो आज अपन बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि कोशिका चक्र क्या है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इन लेक्चर के नोट्स नहीं हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है, तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे रुडोल्फ फिरको की एक बात में बड़ा इंटरेस्ट है। रुडोल्फ फिरको, देखो इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि भाई अगर अपने पास कोई भी कोशिका है, कोई भी कोशिका है, वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, कोशिकाओं से बनी है। रुडोल्फ फिरको की ये बहुत बढ़िया बात है कि वो कहते हैं कि अगर अपने पास कोई भी कोशिका है तो वो जो कोशिका है वो पहले से जो कोशिकाएं थी उसी से ही बनी है। जाहिर सी बात है, सही बात है। जैसे अपने मानव को ही ले लो, पहले मानव क्या था, एक भ्रूण ही तो था, एक छोटा सा कोशिका ही तो थी, एक छोटी सी कोशिका थी, ठीक है। और फिर से उससे क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, फिर उसमें मानव बनता है, ठीक है। तो पहले अगर अपन बात करें अपने अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं तो कहीं न कहीं पहले एक कोशिका थी जिसे अपन भ्रूण कहते हैं, और उसके बाद है वो क्या है, धीरे 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 विभाजन होते होते एक पूरा मानव बना देती है, ठीक है। तो अपने बात सही है इनकी कि कोई भी अगर कोशिका है तो वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इनकी बहुत बढ़िया है। फिर देखो अगर अपन बात करें तो कोशिका क्या है, कोशिका कहीं न कहीं कोशिका विभाजन का ही उत्पाद है, कोशिका विभाजन का ही उत्पाद है। सही बात है ये भी, ठीक है। यानी कि अगर कोई कोशिका है, ठीक है, जैसे मैं मान लूँ ये कोई कोशिका है, ये मान लो विभाजित हुई, और विभाजित होने पे मान लो ये दो कोशिकाओं में बंट गई, ठीक है, कोई दो कोशिकाओं में बंट गई। तो बंटने के बाद अपन ये कह सकते हैं कि भाई जब कोशिका कोई भी अपने पास अगर कोशिका है तो वो कोशिका विभाजन का ही तो उत्पाद है। पहले ये एक कोशिका थी, उसके बाद दो कोशिकाएं हो गई, तो ये जो कोशिकाएं अपन ऐसे कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन का ही ये उत्पाद है। सही बात है ये, ठीक है। अब अगर और बात करें तो अगर मैं बात करता हूँ एकल कोशिक जीवों की, यानी वे जीव जो एक ही कोशिका से बने हुए हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। तो ये क्या है, एकल कोशिक जीव है, ठीक है, एक कोशिका से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि जो कोशिका विभाजन है उसको बराबर मान सकते हैं जनन विधि के। हो सकता है कि नहीं हो सकता? डेफिनेटली बात है, हो सकता है ये कि भाई जो कोशिका विभाजन है वो जनन के ही तो बराबर होगा। अगर एक कोशिक है, एक कोशिक जो जीव है जैसे अमीबा है, मान लो वो विभाजित हुआ, तो विभाजित होने के बाद अपन कह सकते हैं कि वहां पे जो कोशिका विभाजन होगा, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एक अमीबा है, ये मान लो दो अमीबा के अंदर ऐसे टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एकल कोशिक है, एकल कोशिक है, ठीक है, अमीबा है जैसे, ठीक है। तो ये अमीबा दो अमीबाओं में टूट गया, ठीक है, कोशिका विभाजन के द्वारा। तो यहाँ पे कोशिका विभाजन और जनन विधि एक ही बात होगी। समझ रहे हो ना भाई, मेरी बात समझ रहे होगी यहाँ पे कि एकल जो कोशिक है जीव होते हैं उनके अंदर कोशिका विभाजन और जनन विधि एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने पास चाहे एकल कोशिक जीव हो चाहे बहुकोशिक जीव हो, जैसे बहुकोशिक के अंदर अपन आ गए, बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं अपन, ठीक है। तो अपन बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं, तो चाहे अपना
बहुकोशिक जीव ले लो चाहे एकल कोशिक जीव ले लो, कहीं ना कहीं वो क्या है, एक ही कोशिका से बना हुआ है। समझ पा रहे हो ना भाई मेरी बात, की एक ही कोशिका से बना हुआ है। अपनी बात कर लो, जैसे मैंने कहा था अभी कि अपन बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं, परंतु वो सारी कोशिकाएं कहाँ से आई है, केवल एक कोशिक यानी कि एक ही कोशिका से आई हुई है जो कि भ्रूण है। ठीक है, तो चाहे एकल कोशिक हो चाहे बहुकोशिक हो, चाहे बहुकोशिक हो, सारों के अंदर क्या होता है, वो एक ही कोशिका से आया हुआ है, एक ही कोशिका से आया हुआ है। ठीक है, वो जीव है वो एक ही कोशिका से आया हुआ है, चाहे आप एकल कोशिक जीव ले लो चाहे बहुकोशिक जीव ले लो। समझ पा रहे हो ना भाई मेरी बात। अब देखो, अगर कहीं ना कहीं देखो, ये रुडोल्फ फिरको की ही पूरी बात है, उन्होंने बताया है कि कोई भी अगर आप कोशिका लेते हो तो वह पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती है। ये रुडोल्फ फिरको का स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये तो बात नहीं भाई, ये कोशिका देखो अब विभाजित हो गई। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है कि जब ये कोशिका विभाजित होती है तो इससे पहले पहले इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन में देखो क्या होगा कि सबसे पहले मान लो मैंने ये कोई कोशिका ली, ठीक है, जो विभाजित होने वाली है, ये विभाजित हुई। ठीक है, और विभाजित होने के बाद मान लो ये दो कोशिकाओं के अंदर टूटी। ठीक है, अब मैं इसमें से कोई एक कोशिका ले लेता हूं, ये मैंने एक कोशिका ले ली, विभाजित हुई है, जाहिर सी बात है इनका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा विभाजित होने के बाद। विभाजित होने के बाद सबसे पहले इसमें अपने को क्या करानी पड़ेगी, इसमें वृद्धि करानी पड़ेगी, आकार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इसने आकार बढ़ाने के बाद ये मान लो इसका ये आकार हो गया, वृद्धि हो गई कोशिका में। कोशिका में वृद्धि होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इसका डीएनए का अपन को द्विगुणन करना होता है, यानी कि अपने पास मान लो कि ये कोशिका पूरी तरह से क्या हो गई है, अपने पास इसकी वृद्धि हो गई है, तो इसका नाभिक होगा, इसके अंदर क्या होगा भाई, एक ऐसे जोड़ा किसका रहेगा, डीएनए का रहेगा। अपन को इसका क्या करना पड़ेगा, इसकी एज ए डुप्लीकेट यानी कि फोटोकॉपी निकालनी पड़ेगी इसकी डीएनए की। ठीक है, ताकि अपन क्या है विभाजन के दौरान एक एक बांट सके दोनों में। ठीक है, तो अब मान लो कि यहाँ पे डीएनए भी इसमें क्या हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 कोशिकाओं के अंदर टूट जाएगा, ये चीज होती है। तो ओवरऑल देखें तो अपने पास जब कोशिका विभाजित हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर वृद्धि होती है, उसका आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने के बाद यहाँ पे डीएनए 2 गुना हो जाता है। ठीक है, नाभिक के अंदर 2 गुना हो जाता है, ताकि जब विभाजित हो तो एक एक दोनों को दे सके। ठीक है, डीएनए। उसके बाद क्या होता है, डीएनए 2 गुना होते ही यहाँ पे अपने पास 2 कोशिकाएं विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, ऐसे वृद्धि होती है। तो इसको अलग अलग भागों में अपन को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, अलग अलग अवस्थाओं के अंदर बांटना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना भाई मेरी बात। यहाँ पे अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं, पहले वृद्धि हुई, ये भी एक परिवर्तन है, डीएनए 2 गुना हुआ, ये भी क्या है, एक परिवर्तन है। और आगे फिर क्या हुआ है, यहाँ पे विभाजन हुआ है, वो भी एक क्या है, परिवर्तन है। और इनके बीच में भी कुछ एक परिवर्तन होते रहते हैं, बात करेंगे अभी। तो ऐसे छोटा मोटा देखो, मैंने आपको यहाँ पे विभाजन का और अवस्थाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया, या फिर पहले आप बोल सकते हो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि अपना बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए 2 गुना कैसे होता है, ये वगैरह वगैरह, और आगे विभाजन कैसे होता है। मेनली आपको इस जो पर्टिकुलर अध्याय है इसके अंदर आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अपने आगे चलते हैं, पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपन ने थोड़ा बहुत बेसिक जान लिया है कि इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अपन को पता है कि कोशिका जब विभाजन होगी, जब कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले वृद्धि होगी कोशिका में, दूसरी बात है फिर उसमें क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, इसी के अंदर क्या है, इन दोनों के बीच में डीएनए वगैरह या फिर जो और भी संगठन है वो भी क्या होंगे, यहाँ पे द्विगुण होंगे। तो सबसे पहले अगर कोशिका चक्र की अपन बात करें कि क्या है ये कोशिका चक्र, कोशिका चक्र क्या है, तो ये एक
व्यवस्थित तरीका है कोशिका विभाजन को समझने के लिए, एक व्यवस्थित तरीका है। और इस व्यवस्थित रूप में क्या क्या होता है कि पहले कोशिका में वृद्धि होती है, कोशिका में वृद्धि होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी 2 गुना हो जाता है। उसके बाद एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है, डीएनए द्विगुणन तो होता ही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो अपने पास और भी जो कोशिका संगठन है, कोशिका संगठक, वो भी क्या होते हैं, 2 गुणे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके भी डीएनए होता है खुद का, तो वो भी क्या होता है, उसको अपन को 2 भागों में तोड़ना पड़ता है। सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल को भी 2 भागों में तोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि अपन क्या है जब विभाजन हो तो दोनों में एक एक दे सके। ठीक है, तो और भी कोशिका संगठन है, उनका भी क्या होता है, वहाँ पे द्विविभाजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जब ये सारा कार्य हो जाता है तो उसके बाद कोशिका क्या करती है, विभाजित होती है। उसके बाद अपन को क्या होगा, कोशिका विभाजन मिलेगा। तो ये यहाँ पे कोशिका चक्र का मेन पार्ट है कि पहले कोशिका में वृद्धि करानी है, उसके बाद डीएनए का द्विगुणन करना है, फिर बाकी बचे हुए जो कोशिका संगठन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल वगैरह है, तो इनको अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे विभाजित करना पड़ता है। उसके बाद कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है। तो ये मेनली पार्ट हो गई। अब अगर अपन और बात करें तो जो कोशिका चक्र है, जो कोशिका चक्र है वो एक आनुवंशिकी नियंत्रण है। आनुवंशिकी नियंत्रण है। कैसे आनुवंशिकी नियंत्रण, मतलब कि कोशिका चक्र में आनुवंशिकी नियंत्रण, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि एक फिक्स समय के बाद कोशिका विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई 5 सेकंड के बाद हो गई, 10 सेकंड, 15 मिनट, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे नहीं। एक फिक्स टाइम होगा, उसके पश्चात ही कोशिका विभाजित करेगी। तो ये एक प्रकार से आनुवंशिकी नियंत्रण है। अगर ये नियंत्रण खो जाता है, देखो ये बढ़िया बात हो गई यहाँ पे कि अगर ये नियंत्रण मान लो खो गया, ठीक है, खो गया, आपे से बाहर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये नियंत्रण खो जाता है तो यहाँ पे होता है कैंसर। ठीक है, कैंसर जैसी बीमारियां होती है ना, मतलब पता ही नहीं है कि भाई कोशिका विभाजन कब होना है। ठीक है, मतलब मान लो 24 घंटे के अंदर है वो 160 कोशिकाएं नई बनी है। ठीक है, कभी मतलब कोशिका की मृत्यु हो रही है। ठीक है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये नियंत्रण जब खो जाता है तब कैंसर नामक रोग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई इसके अंदर। अब देखो मेनली अपन को जो कोशिका विभाजन है वो कैसे करनी है, वो देखो, ये मेरे पास मान लो पूरा मैंने जो कोशिका चक्र है उसको 4 भागों के अंदर बांट दिया। ठीक है, कितने भागों में बांटा मैंने? 4 भागों के अंदर। पहला भाग है उसको बोलते हैं अपने एम अवस्था। इसको अवस्थाओं में बांट रहे हैं भाई अपन। ठीक है, किसके अंदर बांट रहे हैं? अवस्थाओं के अंदर बांट रहे हैं। और इस अवस्था के अंदर अवस्थाएं जैसे कैसे हो गई कि इसको अवस्था में क्यों बांटना पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, जब कोशिका विभाजित हो रही है तो उसमें अलग अलग परिवर्तन कर रहे हैं अपन, तो परिवर्तन कर रहे हैं तो इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो भाग लिया है, जो अवस्था ली है, वो अम अवस्था है। इसके जस्ट सामने होती है अपने पास से एस अवस्था। ठीक है, क्या होती है? एस अवस्था। एम अवस्था का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया सूत्री विभाजन। ठीक है, सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन है। अब यहाँ पे देखो ये सूत्री विभाजन हो गया, जिसके अंदर अपने पास क्या होगा, मेनली अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका 2 भागों के अंदर टूटेगी। ये है एस अवस्था। एस अवस्था का मतलब वो होता है संश्लेषित अवस्था। संश्लेषित अवस्था, संश्लेषित मतलब कुछ चीज को बनाना, समझ रहे हो ना भाई, कुछ चीज को बनाना। संश्लेषित अवस्था के अंदर क्या होगा, मेनली अपने डीएनए का द्विगुणन होगा। डीएनए का क्या होगा? द्विगुणन होगा। जस्ट यहाँ पे होता है अपने पास जीवन अवस्था, और यहाँ होती है G2 अवस्था। ठीक है, जीवन अवस्था के अंदर क्या होता है, मेनली जीवन अवस्था के अंदर अपने पास वृद्धि का कार्य चलता है। जब कोशिका विभाजित हो जाती है यहाँ से, तो उसके बाद इस इत्तीय अवस्था के अंदर क्या रहता है अपने पास, वृद्धि होती है। ठीक है, कोशिका के अंदर वृद्धि की जो अवस्था है उसको जीवन अवस्था बोलती है। ठीक है,
उसके बाद एस अवस्था है, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए वगैरह द्विगुणन होगा। अब बात आती है कि G2 अवस्था क्या है। G2 अवस्था में क्या होता है, जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका विभाजन के दौरान अपने पास जो बची हुई जो तैयारियां होती है कोशिका विभाजन के दौरान, वो अपन को करनी पड़ती है। समझ में आ रही है ना भाई बात, आप मेरी पॉइंट समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जीवन अवस्था हो गई। देखो इसका जो कार्यकाल है वो ऐसे चलता है, ठीक है, जो घड़ी की जैसे सुई होती है ना वो वैसे चलती है। तो अपन कह सकते हैं कि एम अवस्था के अंदर विभाजन होगा, एस अवस्था है संश्लेषित अवस्था। तो एम से लेके और जो एस तक का जो बीच का जो फासला है या फिर अंतराल है, हम बोल सकते हैं कि एम व एस अवस्था के मध्य का अंतराल, है, यानी इसके बीच में जो अंतराल है वो अपन क्या है, जीवन अवस्था है, ठीक है। मान लो कि एक कोई भी अपन ने कोशिका ली जो कि 24 घंटे के अंदर विभाजित हो रही है, ठीक है। विभाजन मान लो कि वह 2 घंटे के अंदर विभाजन हो गया, ठीक है। फिर उस कोशिका ने अपने जो डीएनए है उसका जो द्विगुणन है, यानी कि जो डीएनए है वो 2 गुणा किए हैं, वो मान लो किए हैं 16 घंटे। तो बीच का जो काल है उसको अपन क्या बोल देंगे, जहाँ से विभाजन हुआ और जहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, जब डीएनए को 2 गुणा किया गया तो इसके बीच का जो अंतराल है, कुछ न कुछ तो अंतराल है भाई, समय ले रही है कोशिका, तो वो क्या होता है, जो अंतराल होता है वो जीवन अवस्था होती है, ठीक है। अब बात करते हैं G2 अवस्था। देखो मैंने जैसे कहा इसके अंदर अपने पास दिशा है, ठीक है भाई, घड़ी की दिशा के अंदर चल रही है। तो G2 अवस्था क्या है, G2 अवस्था है एस वह एम के मध्य का अंतराल है। देखो भाई आप ऐसे मत लिख देना कि एम और एस, भाई एम और एस के बीच में तो जीवन है और एस और एम के बीच में क्या है, यहाँ पे G2 अवस्था है। भाई आप समझ रहे होंगे ना भाई, मैंने कहा कि इसके अंदर क्या है, अपने पास घड़ी की दिशा के स्वरूप यहाँ पे अपन को दिशा लेनी है, यानी कि इसमें दिशात्मक गुण है, अपने से कह सकते हैं कोशिका जो चक्कर है उसके अंदर। तो जब इसके अंदर दिशा है तो आप जीवन अवस्था की जो डेफिनेशन लिखोगे वो कैसे लिखोगे वो आपको ऐसे लिखनी है कि एम अवस्था और एस अवस्था के बीच का जो अंतराल है उसको जीवन अवस्था कहते हैं, और एस और एम के बीच में जो अवस्था है उसको G2 अवस्था बोलते हैं। समझ गए होगे भाई मेरी बात है। अब देखो, अब आपको जो समझने लायक बात है, देखो कि एक तो जो जीवन अवस्था है वो समय के मामले में थोड़ी ज़्यादा परिवर्तनशील होती है, ठीक है, अलग अलग कोशिकाओं पे निर्भर करती है। जैसे कि मान लो मैंने मानव अपने पास कोई भी मान लो एक यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, यूकैरियोटिक कोई मैंने मान लो कोशिका ली। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जैसे मान लो मैंने कोई एक कोशिका बनाई और उसके अंदर अगर मैंने नाभिक बनाया है तो वो होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक कहते हैं कि जो कोशिका का विभाजन जो समय है वो टोटल है 24 घंटे है। कितने घंटे हैं, 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे के अंदर मान लो कि जीवन अवस्था है, ठीक है, वो लगभग 5 से 6 घंटे ले रही है, विभाजन के 5 से 6 घंटे एक बार मान लेते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी इसका पूरा कैसे काल है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने मान लो कि एक यूकैरियोटिक और ले लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया हिस्ट ले लिया, जो हिस्ट कोशिका है उसको लिया मैंने। तो हिस्ट कोशिका के अंदर क्या होगा, हिस्ट कोशिका के अंदर ये होना है कि हिस्ट जो कोशिकाएं होती है वो अपने पास 90 मिनट के अंदर विभाजित होती है। कितने मिनट के अंदर होती है, 90 मिनट के अंदर यहाँ पे अपने पास हिस्ट कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित होती है। 90 मिनट काल के अंदर मान लो कि इसने जीवन अवस्था के अंदर समय बर्बाद किया है, मान लो कि 20 मिनट, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 5 से 6 घंटा, जबकि वो भी एक यूकैरियोटिक है और हिस्ट भी यूकैरियोटिक होने की वजह से भी देखो 20 मिनट ले रही है। काल अपने पास यहाँ पे क्या है, परिवर्तनशील है, ठीक है। यहाँ पे देखो 20 मिनट लिए, यहाँ 5 से 6 घंटे लिए, ठीक है। तो जीवन अवस्था का जो समय होता है, अंतराल होता है ना, वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है, अलग अलग कोशिकाओं पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये भी कह सकते हैं, इसमें एक पॉइंट लगा सकते हैं कि कोशिका के प्रकार पे भी निर्भर करती है कोशिका चक्र, ठीक है। कोशिका के प्रकार पर भी क्या होती है, कोशिका
चक्र निर्भर करता है, ठीक है, कोशिका चक्र निर्भर करता है। तो ये भी इसका बढ़िया पॉइंट है। तो कोशिका चक्र निर्भर करती है भाई, ठीक है, कोशिका के प्रकार पर भी, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने पास थोड़ा बहुत इसमें काल के बारे में देख लेते हैं कि कौन कितना कितना समय लेता है एक बार, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक यूक्रियोटिक कोशिका है, यूक्रियोटिक कोई कोशिका है, और यूक्रियोटिक कोशिका अपन मान लेते हैं मानव कोशिका है, ठीक है, मानव कोशिका है। और ये अगर मान लिया जाए कि ये 24 घंटे के अंदर विभाजित होती है, तो इसमें कैसे कैसे आप समय बांटोगे। तो समय बांटने का देखो, सबसे पहले बात करें तो जो एम अवस्था है वो 1 घंटा लेती है, केवल विभाजन में कितना घंटा लेती है, 1 घंटा। जीवन जो अवस्था है, जीवन अवस्था के अंदर क्या होता है, लगभग 8 से 12 घंटे लेती है, और 33 से लेके 45% कुल समय लेती है, ठीक है। यहाँ पे जो एस अवस्था है, जो संश्लेषित अवस्था है, जिसके अंदर डीएनए का द्विगुणन होना है, वो 6 से 8 घंटे लेती है, यानी 25 से 33% समय लेगा। उसके बाद जो G2 अवस्था है वो 3 से 4 घंटे लेती है, यानी कुल समय का 15%, ठीक है। ऐसे इसमें समय विभाजित कर लिया। इसके बारे में जैसे यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से देखो इस जगह से विभाजन क्या हुआ है, यहाँ पे समाप्त हुआ है, ठीक है, विभाजन समाप्त हुआ है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि शुरू हुई है मान लेते हैं, ठीक है, वृद्धि शुरू हुई है। और यहाँ से लेके मान लो यहाँ पर क्या है, अगला विभाजन शुरू हुआ है, ठीक है, अगला विभाजन यहाँ पे क्या हुआ है, शुरू हुआ है, अगला विभाजन शुरू हुआ है। तो अगला विभाजन शुरू हुआ है, तो इसके अंदर देखो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो 3 बीच की अवस्था है, कौन कौन सी, G1, S और G2, इनको अंतरावस्था बोलते हैं, इनको अंतरावस्था बोलते हैं, या फिर कई इसको विरामावस्था भी बोलते हैं, विरामावस्था, क्योंकि ये ज़्यादा समय देखो ये ले रही है, ठीक है। और वैसे समय का क्रम भी देखो तो आपको भी दिख जाएगा, समय का अगर क्रम देख रहे हो आप, तो समय का क्रम क्या है, ज़्यादा समय ले रहा है G1, उसके बाद क्या है S, और उसके बाद क्या है G2, और उसके बाद क्या है M सबसे कम समय लेता है, विभाजन में ज़्यादा समय नहीं लगता, विभाजन में ज़्यादा समय नहीं लगता, समय किस में लगता है, वृद्धि में सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। और वैसे भी ये परिवर्तनशील ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर S की बात करो तो ये संश्लेषित है, और यहाँ पे G2 है अपने पास 3 से 4 घंटे लेता है, ठीक है। तो ये समय का अगर अपने पास क्रम देखें तो G1 से लेके ये G2 और S, इन तीनों को मिला के देखें तो कुल समय का औसतन देखें तो ये 95% है, वो कुल समय ले रहे हैं ये तीनों अवस्था मिलके, ठीक है, कितना 95% कुल समय का। तो 95% ये ले रहे हैं, इस वजह से देखो इसको विरामावस्था भी बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादातर द्विगुणन वृद्धि वगैरह ये चीज़ें होती है। अब जीवन आपको देखो, जीवन परिवर्तनशील क्यों होता है, क्योंकि जीवन के अंदर एक विशेष बात है कि यहाँ पे वृद्धि होनी है, तो वृद्धि होनी है तो खाना वगैरह तो चाहिए ही होगा ना भाई, फूड चाहिए होगा, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी कहते हैं इंग्लिश में, बाद में बताते हैं। तो यहाँ पे देखो जीवन अवस्था के अंदर देखो आपको खाना चाहिए, भोजन चाहिए, अगर सही पर्याप्त मात्रा में अगर भोजन मिलता है तो कोशिका भी क्या होगी, कोशिका को भी ऊर्जा मिलेगी, और फिर वो भी क्या होगा, विभाजित होगी, ठीक है। अब विभाजित होगी तो वहां पे देखो जीवन अवस्था के अंदर अगर खाना मिल जाता है सही टाइम टू टाइम, इसका मतलब यहाँ पे कोशिका का क्या होगा, विभाजन होता रहेगा। अगर आपको ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, ठीक है, खाना समय पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीवन अवस्था में जो जीवन अवस्था है वो धीरे धीरे गुजरेगी। समझ पे आ रही है ना भाई बात है, करोड़ों अपने पास तो मिलियंस बिलियंस अपने पास क्या है कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो सारों को भोजन चाहिए होता है, ठीक है, विभाजन के लिए। अब वह भोजन कम मिलेगा तो जीवन अवस्था धीरे धीरे गुजरेगी, ठीक है। तो इस वजह से जीवन अवस्था क्या है, ज़्यादा समय लेती है। समझ में आ गई भाई बात है। अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है, एक एक जो अवस्था है उसको डिटेल में अपने जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है। और एम जो अवस्था है, सूत्री विभाजन वगैरह, ये अपने आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर जानेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन ने 4 अवस्थाओं की बात की है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जीवन अवस्था के अंदर क्या होता है और ये क्या है। जीवन अवस्था क्या होती है कि विभाजन के बाद वाली जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं अपने पास क्या, जीवन अवस्था। जैसे कि मैंने कहा था अभी
कि M व S अवस्था के मध्य का अंतराल, अवस्था के मध्य का अंतराल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो कोशिका चक्र है वो अपने पास क्या होती है, दिशात्मक गुण रखती है। ठीक है, तो उस हिसाब से M और S अवस्था के मध्य का अंतराल है। चलो ये बात बढ़िया है कि ये अंतराल है इसके मध्य का, पर इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसके अंदर अपन को कोशिका की वृद्धि करनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोशिका है अपने पास है, तो कोशिका की देखो मान लो ये अभी विभाजित होकर आई है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना आकार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान लो इसका आकार बढ़ा, ठीक है, आकार इसका बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो आकार बढ़ने का मतलब है कि इसको क्या क्या चाहिए होगा आकार बढ़ने के लिए, देखो खाना चाहिए। ठीक है, अपन कह सकते हैं इसको भोजन चाहिए, तो खाना चाहिए, भोजन चाहिए इसको। ठीक है भाई, वृद्धि के लिए भोजन, तो भोजन की या फिर ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी इसके अंदर। अब देखो खाने में यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास डीएनए है, कोशिका क्या करेगी, डीएनए से आरएनए बनाएगी। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो उसके अंदर भी डीएनए होता है, तो डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे देखो प्रोटीन बना है, और प्रोटीन भोजन का स्रोत होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जीवन अवस्था के अंदर प्रोटीन की क्या होती है, यहाँ पे संश्लेषण होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण पाया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण पाया जाता है यहाँ पे। अब प्रोटीन संश्लेषण देखो 11th वाले समझ सकते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको आप ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन आप बोल सकते हैं इसको, ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन बोलते हैं। समझ में आ गई भाई बात ये। तो आकार बढ़ा और इसको वृद्धि करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास दोनों ही कारक होते हैं कि एक तो देखो आंतरिक कारक और एक बाह्य कारक। कोशिका विभाजन के सारी अवस्थाओं में एकमात्र एक जीवन अवस्था है जिसके अंदर क्या होता है, अपने पास आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक तो जैसे मैंने बता दिया कि भाई भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो यह तो बाहर से ही मिलेगी कोशिका को। आंतरिक कारक में जैसे जीन हो गए। ठीक है भाई, जीन ही तो हैंडल करेगा कितनी वृद्धि करनी है। ठीक है, अगर जीन ही नहीं होंगे तो फिर बताओ ये इसको हैंडल कौन करेगा कि भाई कितना ऊर्जा लेनी है, कितना भोजन लेना है, कितना प्रोटीन का ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन देना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या जीवन अवस्था के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, क्या थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन घुमा दे, जैसे नीट में घुमा सकता है कि डीएनए से मतलब आपसे ऐसे बोल सकता है कि जीवन अवस्था के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, आप कहोगे हाँ। ट्रांसलेशन होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। और आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों इसमें क्या होते हैं, कारक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप और इसके अंदर बात करें तो जैसे कि मान लो कि जैसे मैं मान लो अस्पताल या हॉस्पिटल के अंदर गया। ठीक है, उसके अंदर मान लो कि एक्सरे तो मुझे नहीं कराना था, पर एक्सरे की जो रूम होती है उसके पास से गया, तो मेरे मान लो यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्स किरणें गिर गई, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर ये होगा कि डीएनए है अपने पास। ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक डीएनए है। ठीक है, अब ये डीएनए है तो इसके अंदर देखो प्रभाव क्या पड़ता है एक्सरे का, कि इसको डिफेक्टिव बना देती है। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है इस डीएनए में यहाँ पे। ठीक है, अब ये अपने लिए हानिकारक हो सकता है, ये हानिकारक हो सकता है। ऐसी अवस्था के अंदर क्या होगा, डीएनए की फोटोकॉपी निकलनी है। अब इस जो ये है, ठीक है, ये जो अपने पास डीएनए हुआ है जिसके अंदर एक्स किरणें गिर गई है, तो इससे क्या होगा, ये इसके अंदर कुछ एक त्रुटियां हो जाएगी। ठीक है, और इन त्रुटियों को सुधारना पड़ेगा। समझ रहे हो ना भाई, इस त्रुटियों को सुधारना भी तो पड़ेगा ना। ये देखो हानिकारक है अपने लिए, डीएनए के अंदर डिफेक्टिव आना या फिर त्रुटि आना अपने लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसमें देखो अगर ये त्रुटि नहीं सुधारी गई तो आगे फिर इसी की क्या हो जाएगी, गलत फोटोकॉपी निकल जाएगी। ठीक है, जब द्विगुणन होगा तो गलत फोटोकॉपी निकल जाएगी, तो इसमें अपन को सुधार करना पड़ेगा। तो ये भी जीवन अवस्था के अंदर होता है। अगर कोई अपने पास डीएनए के अंदर कोई त्रुटि आ जाती है तो इस त्रुटि का सुधार भी जीवन अवस्था के अंदर किया जाता है। समझ में आ गई भाई बात, ये भी आप ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। ठीक है, तो ये जीवन अवस्था के अंदर जो मुख्यतः आपके पास बिंदु हैं। ठीक है, पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर अपन अगली अवस्था की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एस अवस्था। नोट कर लीजिए।
तो अपन ने जीवन अवस्था की बात की, अब अपन बात करते हैं एस अवस्था की, यानी संश्लेषित अवस्था। 2 नंबर पे जो अवस्था होती है वो कौन सी है? एस अवस्था। एस अवस्था का मतलब हो गया क्या? संश्लेषित अवस्था। संश्लेषित, या फिर आप बोल सकते हो एक बार संश्लेषण। संश्लेषण के अंदर के देखो, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? कोई चीज को बनाना, ठीक है। तो जैसा कि इसके बारे में तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि मुख्यतः तो इसमें क्या होता है? डीएनए का द्विगुणन होगा, ठीक है, द्विगुणन। अब द्विगुणन होगा तो यहाँ पे क्या होना है कि डीएनए की फोटोकॉपी निकलनी है, 2 हो जाएंगी, ताकि अपने जो संतति जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर एक एक बांट सके, ठीक है। तो यानी कि मान लो कि मैंने एक कोशिका बनाई, ये इसका नाभिक है, और नाभिक बनाया, इसका मतलब कैसा है? ये जो कोशिका है वो कैसी हो जाएगी? यूक्रियोटिक हो जाएगी। यूक्रियोटिक कोशिका, यूक्रियोटिक कोशिका है तो इसके अंदर क्या होगा भाई? अगर अपने पास मान लो एक डीएनए था तो एस के अंदर क्या होगा? ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास 2 डीएनए की फोटोकॉपी निकल गई, तो पहले इतनी बात करें तो एस जो अवस्था है या फिर संश्लेषित जो अवस्था है उसके अंदर डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी कि डीएनए 2 हिस्सों के अंदर बंट जाएंगे ताकि संतति कोशिकाओं के अंदर एक एक बांट सके, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगली बात देखो, इसके अंदर ये भी कहते हैं कि कुछ एक जैसे अपने पास जो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, यानी जो यहाँ का जो पार्ट है, ठीक है, नाभिक है और जो ये झिल्ली है, इसके बीच का जो भाग है, इसके अंदर एक नाम आता है, जैसे कि इसको बोलते हैं सेंट्रिओल, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल्स से लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स देखो कुछ एक ऐसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं ऐसे, ठीक है, बेलन आकार के होते हैं। तो ये होता है सेंट्रियोल, और एक अपने पास होता है सेंट्रियोजोम, ठीक है, सेंट्रियोजम। तो ये क्या होता है कि जब अपन इन्हीं 2 बेलनों को क्या करते हैं? एक दूसरे के लंबवत लगा देते हैं, ठीक है, तो ये होता है सेंट्रियोजम, ठीक है। सेंट्रियोजम क्या होता है? यहाँ पे द्विगुणन होता है इसका भी। ये होता है अपने पास क्या? एक अंग है किसका? कोशिका द्रव्य का, ठीक है, सेंट्रियोजम। तो इसका भी क्या होता है? द्विगुणन होता है। ये भी 2 भागों में अंदर बंट जाता है, ठीक है, ये भी 2 भागों के अंदर बंट जाता है, ठीक है, ताकि जो संतति कोशिका है उसके अंदर एक एक अपने बांट सके, ठीक है। तो ये बात है कि भाई यहाँ पे जो कोशिका द्रव है उसके अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल आकार होता है इसका, ठीक है, बेलन आकार का एक अंग है, ठीक है, किसका? कोशिका द्रव का। और एक होता है सेंट्रियोजम। सेंट्रियोजम के अंदर क्या होता है भाई? ये एक दूसरे से लंबवत रहते हैं ऐसे ही, ठीक है, 2 बेलन आकार के होते हैं, वो एक दूसरे से लंबवत होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रियोजम। और इन सेंट्रियोजम का भी क्या होता है? द्विगुणन होता है, ताकि संतति कोशिकाओं के अंदर एक एक बांट सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अगला पॉइंट अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, देखो जब डीएनए को एकदम सीधे आकार के अंदर ला दें तो ये कम से कम क्या होता है? एकदम सीधा कर दो इसको, एक काम करो, जो डीएनए है उसको अगर सीधा कर दिया जाए तो ये क्या होता है? अपने पास कोशिका के आकार से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि डीएनए को क्या होता है कि जो नाभिक होता है उसके अंदर एकदम छोटे से भाग के अंदर पैक करके रखते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई बात। तो इसको जो अपन ने इसको अगर अपन सीधा कर देते हैं डीएनए को, तो ये कोशिका के आकार से भी बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ता है? पैक करना पड़ता है। और पैक करने के लिए जो अपने पास प्रोटीन है उसको बोलते हैं, जो कि है हिस्टोन। हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन है वो क्या करता है? डीएनए की पैकेजिंग करता है, ठीक है, डीएनए की क्या करता है? पैकेजिंग करता है। डीएनए को एक छोटे से भाग के अंदर बांधने का काम किसका होता है? हिस्टोन प्रोटीन का होता है, जो कि डीएनए को पैक करता है, ठीक है। अब पैक करता है तो मान लो कि आपने ये डीएनए है, ये पैकेजिंग अवस्था में है, तो इसकी जब फोटोकॉपी निकलेगी तो यानी कि उसको भी बांधना पड़ेगा, यानी कि हिस्टोन जो प्रोटीन है उसका भी अपन को क्या करना पड़ेगा? द्विगुणन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप क्या करते हो? डीएनए को सीधा कर देते हो तो ये कोशिका का जो आकार है उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा अपन को? इसको अपन को एक छोटी सी जगह के अंदर बांधना पड़ेगा, ठीक है, पैकेज करना पड़ेगा। तो पैकेजिंग के लिए कौन सा प्रोटीन यूज में लिया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो कि डीएनए की पैकेजिंग करता है, ठीक है। तो इसको भी अपन को द्विगुणन करना पड़ेगा, क्योंकि एक अपन को डीएनए और चाहिए, ठीक है। तो ये 3 मुख्यतः यहाँ पे क्या होते हैं? अलग अलग भागों के अंदर बंट जाते हैं, डीएनए, सेंट्रियोजम और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये एस अवस्था के अंदर होता है। समझ में आ गई भाई बात।
तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपने अगली अवस्था की तरफ चलते हैं। तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने पास जो अवस्था है 3 नंबर, वो कौन सी है? वो है G2 अवस्था। अब G2 अवस्था क्या है? G2 अवस्था के अंदर ये होता है कि अब अपन को क्या करना पड़ेगा? कोशिका का विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब देखो वृद्धि हो गई, वृद्धि के बाद अपन ने जो जो अपन को चीज़ें डबल करनी थी वो भी हो गया, डुप्लीकेट हो गई उसके। ठीक है, जो फोटोकॉपी निकाल रहे हैं। अब कोशिका का विभाजन करना पड़ेगा। तो जो बची हुई जो अपने पास तैयारियां हैं, ठीक है, कोशिका विभाजन से पहले की, वो किस में होती है? G2 अवस्था के अंदर होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें वृद्धि फिर से शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें वृद्धि फिर से शुरू हो जाएगी, फिर से प्रारंभ हो जाएगी, आप ऐसे कह सकते हैं, फिर से प्रारंभ हो जाएगी। समझ में आ गई भाई बात है? अब वृद्धि फिर से प्रारंभ हो गई तो इसके अंदर एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूबलिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्यूबलिन। तो ट्यूबलिन अपने पास प्रोटीन जो है वो वृद्धि वगैरह में इनमें काम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने को क्या करनी है? बाद में विभाजन करना है, तो विभाजन से पहले अपन को कोशिका को थोड़ी बहुत ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास है। इसमें विभाजन के समय आपको क्या करना पड़ेगा? ट्यूबलिन की जरूरत पड़ेगी। कुछ एक अंग है उनका भी द्विभाजन होगा। ठीक है, जो अपने पास कोशिका द्रव है, जो कोशिका द्रव है उसके जो कुछ एक अंग है उनको भी अपन को क्या करना पड़ेगा? द्विगुणन करना पड़ेगा। उसको भी अपन को आगे 2 भागों के अंदर विभाजित करना पड़ेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके भी अलग अलग 2 DNA होते हैं, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? अपन को विभाजन करना पड़ेगा। मुख्यतः बस यही होता है G2 अवस्था में। और उसके बाद क्या होता है? विभाजन होता है डायरेक्ट। विभाजन में 2 प्रकार के हैं, वो अपन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखो विभाजन बाद में पढ़ेंगे। एक और अवस्था बचती है, ठीक है, G0 अवस्था है। ठीक है, जिसे शांत अवस्था कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मुख्यतः अपने को अब किसके बारे में बात करना है? G0 अवस्था के बारे में। ठीक है, G0 अवस्था या फिर उसको शांत अवस्था भी बोलते हैं। तो अपन ने लगभग देखो सारा पढ़ लिया। ये कोशिका चक्र है, इसको मैंने 4 भागों के अंदर तोड़ा, 4 अवस्थाओं के अंदर। एक अम अवस्था, एक एस अवस्था, जीवन अवस्था और G2 अवस्था। इन तीनों को अंतरावस्था बोलते हैं। ठीक है, तो सारी बात होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जीवन अवस्था में जब कोशिका की वृद्धि हो जाती है संपूर्ण रूप से, ठीक है, तो कोशिका के पास 2 मौके मिलते हैं या फिर 2 चांसेस होते हैं। ठीक है, अब वो किसके अंदर जाता है? वो कोशिका पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि या तो वो क्या कर जाए? एस के अंदर आ जाए, एस अवस्था के अंदर आ जाए। और एस अवस्था के अंदर आने के बाद वो क्या कर ले? विभाजन कर ले। ठीक है, कोशिका विभाजन कर ले, एस अवस्था के अंदर प्रवेश कर जाए। ठीक है, और दूसरा होता है कि कोशिका स्थायी हो जाए। ठीक है, कोशिका स्थायी हो जाए। तो 2 उसके पास ऑप्शन है, या तो वो एस अवस्था के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है, और उसके बाद विभाजन कर ले, या फिर क्या होती है? या तो वो कोशिका स्थायी हो जाए। इसके अलावा क्या होता है कि जब उसकी वृद्धि पूरी हो जाती है तो यहाँ से जीवन से निकल जाती है। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि ऐसी कोशिकाएं क्या हो जाए? यहाँ से कोशिका चक्र से बाहर हो जाए। ठीक है, कोशिका चक्र से कोशिका बाहर हो जाए। ठीक है, कोशिका बाहर निकल जाए, हो जाए, निकल जाए। ठीक है, तो कोशिका यहाँ से बाहर निकल सकती है। ठीक है, अब ना तो वो क्या करेगी भाई? एस अवस्था के अंदर जाएगी, ना ही अपने अपने अंदर वृद्धि लाएगी। ठीक है, तो ये मान लो कि एकदम शांत हो जाएगी, एक जगह पे जाके बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो ना तो ये स्थायी है, स्थायी भी नहीं है। ठीक है, परमानेंट भी नहीं है, ना इसके अंदर वृद्धि होगी। ठीक है, तो अगर अपन पूछे क्या क्या ये स्थायी है, तो अपन कहेंगे जी नहीं। क्या इसके अंदर वृद्धि हो रही है? बिल्कुल नहीं, वृद्धि भी नहीं हो रही है। तो क्या ये कोशिका जीवित है? क्या कोशिका जीवित है? यस, कोशिका तो जीवित है, पर वृद्धि नहीं कर रही है, ना ही कोशिका चक्र से आगे जा रही है। वृद्धि जितनी इसकी होनी थी उतनी हो गई विभाजन के बाद। तो इसका काम क्या है? ऐसी अवस्थाओं को बोलते हैं शांत अवस्था, शांत अवस्था, या फिर इसको G0 अवस्था बोलते हैं। ठीक है, G0 अवस्था। तो ये स्थायी भी नहीं हो रही है, वृद्धि भी नहीं कर रही है, जीवित भी है, तो ये इसका काम क्या है? अगर भविष्य के अंदर इसकी कोई जरूरत पड़ती है अपने शरीर के अंदर,
तब ये क्या करेगी, वापस कोशिका चक्र में आके विभाजन करना शुरू कर देगी। ठीक है, अगर कोई बाहर से अपने मान लो कोई अटैक आता है, ठीक है, बाहर से मान लो कुछ एक प्रदूषण होता है, ठीक है, जैसे मान सकते हैं कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, तो उन स्थितियों के अंदर क्या होता है कि ये कोशिकाएं वापस आती है, ठीक है, और फिर आगे विभाजन करना शुरू कर देती है। तो मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे तो दो ऑप्शन है कि या तो अवस्था या फिर विभाजन कर ले वहाँ पे, या फिर स्थायी बन जाए। अब स्थायी भी बहुत सारी होती है, जैसे कि अपने पास जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, जो नर्व कोशिका होती है, ठीक है, जो ब्रेन वाली, या हृदय की जो कोशिकाएं होती है वो स्थायी हो जाती है। ठीक है, आप भी बता सकते हो ना कि भाई अगर अपने पास जो नर्व कोशिकाएं हैं अगर मान लो वो विभाजित होती है, ठीक है, तो आपने जो आज पढ़ा वो कल याद नहीं होगा। ठीक है, समझ सकते हो ना भाई, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी ये वगैरह वगैरह, तो सोचने समझने की जो क्षमता है फिर वो भूलने लग जाओगे आप बार बार। ठीक है, तो इस वजह से ये स्थायी हो जाती है। ठीक है, एक जैसे कि अपने पास जो कार्डियक जो अपने पास कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो हृदय से जुड़ी हुई, वो क्या है, विभाजन नहीं करती आगे। तो कुछ एक तो स्थायी हो जाती है, कुछ एक क्या होती है, लगातार क्या करती है, विभाजित होती रहती है। अब ये विभाजित क्यों हो रही है? ठीक है, विभाजित होने का भी काम है भाई कि अगर अपने पास मान लो कि यहाँ से कोई कट लग गया, ठीक है, कोई खून बह रहा है, ठीक है, तो उसको आगे क्या करना है, फिर रिपेयर भी करना है। ठीक है, रिपेयर भी करना है, मरम्मत करने में भी काम लेती है। तो ऐसे क्या हो जाती है, फिर वो विभाजित करती है, इस अवस्था के अंदर एंटर कर देती है। और कुछ एक है ये होती है जी नोड अवस्था। ठीक है, तो ये अपने पास है भाई, और कुछ एक नीट में आए हुए यहाँ से क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से अपन विभाजन शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, नोट कर लीजिए पहले आप इतना। नेक्स्ट अपने कुछ एक नीट के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे नीट 2016 के अंदर अपन को पूछा गया था, क्या पूछा था कि कोशिका वृद्धि के पश्चात डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में पाया जाता है। यानी डीएनए का संश्लेषण किस प्रकार से कि डीएनए का जो संश्लेषण होगा यानी जो द्विगुणन होगा वो किस अवस्था के अंदर पाया जाएगा, तो किस में होगा, अपन को पता है एस अवस्था के अंदर। नेक्स्ट अपने पास है कोशिका चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम है G1 G2 S और M नहीं है S G1। देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर कोशिका चक्र ये है तो ये क्या है अपने पास है M अवस्था, G1 ये S और ये G2, तो ऐसा कोई क्रम आना चाहिए अपने पास G1 S G2 M। हाँ ये सही है, G1 S G2 M, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है नीट 2020 के अंदर पूछा था कि कुछ विभाजित कोशिकाएं कोशिका चक्र को छोड़ देती है, वह अक्रिय अवस्था में चली जाती है जिसे शांत अवस्था कहते हैं। यह किस अवस्था के अंत में होता है, तो किस अवस्था में अंत में होता है? जैसा कि मैंने कहा था कि पहले वृद्धि होती है उसके बाद वो शांत अवस्था में जाती है। ठीक है, तो पहले वृद्धि होगी यानी कि तो G2 अवस्था तो वैसे भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि G2 अवस्था के अंदर तो अपने पास बची कुची विभाजन की क्या होती है, वहाँ पे जो तैयारियाँ होती है वो की जाती है। ठीक है, परंतु यहाँ पे तो देखो ये विभाजित ही नहीं होती ना भाई, अपन को पता है शांत अवस्था तो क्या होती है, स्थिर अवस्था के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो वो तो विभाजन ही नहीं होता। एस तो ऐसे नहीं हो सकता, अगर विभाजन ही नहीं करेगी तो डीएनए का भी द्विगुणन नहीं होगा। और उसके बाद है कि एम अवस्था और G1 अवस्था, इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन रहती है। कोई समझते हैं कि एम अवस्था यानी कि विभाजन होने के बाद जस्ट बाद ही क्या हो जाती है, यहाँ पे शांत अवस्था के अंदर चली जाती है। भाई वो तो विभाजित हुई है, उसको थोड़ी वृद्धि तो करनी पड़ेगी ना, जीवित है मैंने कहा है, तो ये तो नहीं हो सकती, कुछ वृद्धि उसको करनी पड़ेगी, यानी कि G1 अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक नीट के क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, तो बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है अपन का पहला लेक्चर था ये। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर अपन जल्दी लेके आएंगे बायोलॉजी का। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राष्ट्र।